लास्ट की क्लास में हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पढ़ लिया था, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, इन सब के बारे में जानने से पहले हम सिमेट्रिक एलिमेंट के बारे में जानेंगे कि सिमेट्रिक एलिमेंट क्या होते हैं और उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है या कैसे निकाला जाता है कि सिमेट्रिक एलिमेंट प्रेजेंस है या नहीं है। तो आज का हमारा पहले टॉपिक होगा, बाद में जानेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती क्या है। सिमेट्रिक एलिमेंट, देखो सिमेट्रिक एलिमेंट वैसे सिमेट्री यानी सममिति कंपाउंड में बहुत सारे प्रकार से हो सकती है, लेकिन मेनली जो सममिति हम देखते हैं वो 3 या 4 प्रकार से किसी कंपाउंड में देखते हैं और इन सममितियों के आधार पर ही कंपाउंड के प्रकाशिक समावयवता के बारे में बातें की जाती हैं। तो सिमेट्रिक एलिमेंट में पहली सिमेट्री हम देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरी सिमेट्री चेक की जाती है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। और तीसरी सिमेट्री इसमें चेक की जाती है एक्सेस ऑफ सिमेट्री। चौथी सिमेट्री जो होती है वो अल्टरनेटिव एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, जो कि लगभग सेम ही है, अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो इस तरह से हम इन सिमेट्रियों के बारे में जानते हैं कि ये सिमेट्रियाँ क्या होती हैं। और जब हम सिमेट्री अच्छी तरह से जान जाएंगे तो हमें ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म जब पढ़ेंगे तो उसमें हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और दूसरी बात, आज का टॉपिक डायरेक्ट बताने वाला नहीं है, इसमें हमें बहुत ही इमेजिनेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा का पूरा टॉपिक इमेजिनेशन पावर पर आधारित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चालू करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, यदि मैं ऐसे डेफिनेशन के थ्रू बताना चाहूँ तो शायद आपके समझ में नहीं आएगा। तो इसे समझाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इससे संबंधित एग्जाम्पल हमें लेने पड़ेंगे। वैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री होती क्या है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री एक इमेजिनरी प्लेन होता है जो कंपाउंड को बिल्कुल 2 बराबर प्लेन्स में डिवाइड कर देता है। जैसे एक साइक्लोप्रोपेन के थ्रू मैं आपको इसको समझाता हूँ। ये एक साइक्लोप्रोपेन कंपाउंड है। अब इस साइक्लोप्रोपेन में इस कार्बन की वैलेंसी 2 दिखाई दे रही है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसमें भी 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन कम और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंस है। अब मैं इस कंपाउंड को यहाँ से एक प्लेन लगा दूँ, बीचों बीच से इसे काट दूँ, तो बीचों बीच से काटने पर दोनों पार्ट, ये वाला इधर का पार्ट पूरा और ये वाला इधर का पूरा पार्ट, यदि मैं ऐसे इस पर कवर अप करूं, या फिर मान के चलो ये मेरे पास एक दर्पण है, शीशा है, और मैं आधे पार्ट को टच करूं तो बचा हुआ आधा पार्ट एज इट इज शीशे में बन जाएगा। मतलब इस आधे पार्ट को यदि मैं दर्पण पे टच करूं तो ये मेरे को पूरा साइक्लोप्रोपेन एज इट इज दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति में प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इमेजिनरी, मतलब काल्पनिक प्लेन लगाया जाता है, सममिति लगाई जाती है जो कंपाउंड को 2 बिल्कुल बराबर भागों में डिवाइड कर दे और दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब होने चाहिए और एक दूसरे पर ओवरलैप करने चाहिए, अध्यारोपित हो जाने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और कंपाउंडों में भी देखें हम, जैसे ये मेरे पास एक साइक्लोब्यूटेन है, तो इस साइक्लोब्यूटेन को मैं यहाँ से कट कर दूँ तो ये पार्ट इसका बिल्कुल मिरर इमेज है, या फिर यहाँ से कट कर दूँ मैं इसको तो ये से ओवरलैप करूँ, इसको यहाँ से पलटूँ तो ये इसका क्या होगा, मिरर इमेज होगा। यूँ भी लगा सकते हैं हम, इसमें इस तरह से भी लगाया जा सकता है। एक सर्किल की बात करें कि सर्किल में कितने होंगे, तो यहाँ से मैं सर्किल को काट सकता हूँ इधर से। सर्किल में बहुत सारे POS उपस्थित होते हैं, सर्किल में इनफाइनाइट POS उपस्थित होते हैं। तो एक POS से मतलब क्या है, कोई साइक्लिक कंपाउंड है या कैसा भी कंपाउंड है, उसको 2 बिल्कुल बराबर भागों में काट दें और दोनों भाग एक दूसरे के मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब हों तो वहाँ पर POS उपस्थित होती है। इसे हम कुछ अल्फ़ाबेट्स के माध्यम से और चेक करने का प्रयास करते हैं। देखो ध्यान से,
तो मैंने यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स ले लिए। अब इनमें हम बिल्कुल एक प्लेन लगाते हैं जो क्या कंपाउंड को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगा, और दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे तो वो वहाँ पर POS लागू हो जाएगा, अन्यथा वहाँ पर POS लागू नहीं होगा। देखें, सबसे पहले हम कैपिटल A लिखा हुआ है मेरे पास, और इस कैपिटल A में मैं ऊपर से एक यदि यहाँ से लाइन प्लेन लगा दूँ तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट एक दूसरे का बिल्कुल मिरर इमेज है, और ये मिरर इमेज होने के कारण इस पर ओवरलैप हो जाएगा, और ओवरलैप होने के कारण इसमें POS लागू होगा। यहाँ से यदि मैं ऊपर से लगाऊं जब तो ये बिल्कुल बराबर भाग नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन है और दर्पण मिरर में इधर लाइन बननी चाहिए, तो ये बिल्कुल बराबर नहीं बैठेगा। लेकिन यदि यहाँ से मैं इसको डिवाइड करूँ तो दो बिल्कुल बराबर पार्ट इसमें बन रहे हैं जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, तो इसमें भी POS लग जाएगी। यूँ तो इसमें POS लगेगी नहीं, इसमें POS इस तरह से लग सकती है। अब दोनों पार्ट एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होंगे तो इसमें भी POS है। यहाँ से देखा जाए तो इस तरह से तो POS लग नहीं सकती क्योंकि बिल्कुल इक्वल पार्ट नहीं बन रहे, लेकिन यहाँ से देखा जाए तो इसमें POS लग जाएगी। कैपिटल E में देखा जाए तो इस तरह से तो इसमें POS लग नहीं सकती, लेकिन इस तरह से डिवाइड कर दें तो दो बिल्कुल बराबर पार्ट इसमें बन जाएंगे, तो इसमें भी POS अवेलेबल है। कैपिटल F को देखें, यदि यूँ में लगाऊं तो इसमें POS नहीं है, और इस तरह से यदि मैं डिवाइड करूं तो देखो ऊपर वाला पार्ट तो इस तरह का बन रहा है और नीचे वाला पार्ट ये है। यदि यहाँ पर इस तरह एक और ग्रुप होता तब तो इसमें POS लग जाती, लेकिन ये इक्वल पार्ट यहाँ तो यूँ बन रहे हैं ना इस तरह से बन रहे हैं, तो यहाँ पर POS अवेलेबल नहीं है। कैपिटल G में भी हम देखें तो किसी भी प्रकार से मैं इसको काटूं तो यहाँ पर इक्वल पार्ट नहीं बन पा रहे, इसका मतलब इसमें भी POS अवेलेबल नहीं है। कैपिटल H, तो कैपिटल H में इस तरह से यदि यहाँ से मैं डिवाइड कर दूँ, दोनों पार्ट बीच में से लेंगे अपन, तो दोनों पार्ट इक्वल आ रहे हैं, और यदि मैं यहाँ से भी डिवाइड कर दूँ तो भी दोनों पार्ट इक्वल आ रहे हैं, तो इसमें भी POS है। अब ये नहीं कहेंगे कि हाँ दो बार POS है, डबल POS, तो डबल ट्रिपल, और इनकी कैलकुलेशन तो हम बाद में कर लेंगे आगे के क्वेश्चनों में। तो अभी तो हमें केवल ये सीखना है कि POS अवेलेबल है या नहीं है। कैपिटल I में देखा जाए तो इस तरह से भी दो बिल्कुल बराबर भागों में डिवाइड हो रहा है, और इस तरह से भी बिल्कुल दो बराबर भागों में डिवाइड हो रहा है, तो इसमें भी POS अवेलेबल है। O में तो बहुत सारे POS, इनफाइनाइट POS अवेलेबल होते हैं, कहीं से भी इसको डिवाइड किया जा सकता है। N को यदि हम यहाँ से देखें तो देखने पर देखो ध्यान से देखना, थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। एक पार्ट ये बनेगा और दूसरा पार्ट इसका ये बनेगा, दोनों पार्ट बिल्कुल आइडेंटिकल तो हैं लेकिन एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि यदि मैं इसका दर्पण में प्रतिबिंब बनाऊं इस कंपाउंड का, तो मान के चलो यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है मेरे पास, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इस तरह से, जबकि ये पार्ट इसका उल्टा आ रहा है N में, तो इसका मतलब यहाँ पर POS अवेलेबल नहीं है। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि N में दोनों पार्ट हैं तो बिल्कुल आइडेंटिकल लेकिन एक दूसरे के उल्टे दिखाई दे रहे हैं, जबकि दर्पण प्रतिबिंब में ये बिल्कुल इसका उल्टा इधर बनता है। यदि मैं केवल इस पार्ट को दर्पण में टच करूं तो मेरे को M दिखाई देगा ना कि N। तो दर्पण में आधे पार्ट को टच करने पर पूरा कंपाउंड यदि दिखाई दे जाए एज इट इज, इमेज करना है, केवल सोचना है, ये नहीं कि आधे N को काट कर या किसी चीज़ को काट कर टच करके देख रहे हो तुम, ठीक है। इमेज करना है दिमाग में कि क्या दिखाई दे सकता है, क्या वो मॉलिक्यूल पूरा दिखाई दे रहा है, तब तो वहाँ POS लग जाएगी। तो इसमें POS अवेलेबल नहीं है। K में यदि मैं यहाँ से प्लेन लगाऊं तो ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट सेम है, इसमें POS हो सकती है। Z के बारे में यदि मैं यूँ लगाऊं तो इस तरह से तो इसमें POS नहीं लगेगी, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट विपरीत आएंगे, बिल्कुल N जैसा ही है ये। यदि मैं इसको यूँ घुमा दूँ तो ये N ही बन जाएगा एक तरह से, तो इसमें भी POS अवेलेबल नहीं है। U में POS लग जाएगी और T में भी POS लग जाएगी। तो इस तरह से हम अल्फ़ाबेट्स में POS बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स के अलावा हम किसी कंपाउंड में POS कैसे चेक करते हैं, तो देखते हैं कंपाउंड में POS किस प्रकार से चेक करेंगे। देखो, अब अपन मॉलिक्यूल्स में POS चेक करते हैं। जैसे मान के चलो मेरे पास एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है कोई, जैसे कई प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें मैं अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ले रहा हूँ यहाँ पर, या अनसिमेट्रिकल की जगह मैं अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूलों की बात पहले करता हूँ, क्योंकि टॉपिक ही सिमेट्रिक है तो सिमेट्री की बात होगी। तो पहले कंपाउंड अपन अनसैचुरेटेड ले रहे हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं एक एल्कीन लेता हूँ यहाँ पर, इस पर एक हाइड्रोजन इधर लगा हुआ है, दो हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन इधर लगे हुए हैं।
एल्कीन को लेने से पहले थोड़ा सा हमें संकरण के बारे में जानकारी ये होनी चाहिए कि इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक सिंपल सी चीज़ हमें ये आनी चाहिए कि यदि कोई भी कार्बन एटम है और उसमें मैं हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहा हूँ, तो कार्बन एटम में हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए यदि मेरे को ये पता हो कि कार्बन एटम जो है मेरे पास वो यदि 4 एकल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। या फिर उल्टे शब्दों में भी मैं इसको कह सकता हूँ कि जब कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, नो डबल और नो ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन कार्बन एटम, यानी कि कोई भी डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो वहाँ पर भी क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय मतलब इस टाइप की स्ट्रक्चर इसकी होगी। अब यदि कार्बन एटम पर सिंगल बॉन्ड्स की संख्या रह जाती है 2 या फिर सिग्मा बॉन्ड उसमें 2 हो जाते हैं, 3 सिग्मा हो जाते हैं इसमें और एक इसमें पाई बॉन्ड आ जाता है, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड यदि उसमें अवेलेबल है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि, या फिर मैं इसको दूसरे तरीके से कैसे बोल सकता हूँ कि 2 एकल बॉन्ड एवं एक डबल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट है, तो इस सिचुएशन में वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 और आकृति का नाम होता है प्लेनर या समतलीय आकृति। ठीक है। और तीसरी सिचुएशन जो मेरे पास बनती है कि उसमें मेरे पास 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो वहाँ पर sp संकरण होता है, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड व एक सिंगल बॉन्ड वहाँ पर प्रेजेंट है, तो वहाँ पर भी sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। और sp हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ये रेखीय आकृति का होता है। तो हमें संकरण के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, और कार्बन में संकरण निकालने के लिए ये ट्रिक काफ़ी काम की हो सकती है आपके लिए। अब यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो इस कार्बन पर इन चारों शर्तों में से कौन सी शर्त अप्लाई हो रही है, तो हमारे पास यहाँ पर शर्त अप्लाई हो रही है कि 2 तो मेरे पास सिंगल बॉन्ड है और एक मेरे पास इस कार्बन पर डबल बॉन्ड है, यानी कि 2 मेरे पास एकल बॉन्ड है और एक मेरे पास डबल बॉन्ड है, sp2 इस पर संकरण है। और इस कार्बन पर भी मैं देखता हूँ तो ये मेरे पास 2 सिंगल बॉन्ड है और एक मेरे पास डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब समतलीय इसकी क्या हो जाती है, आकृति हो जाती है। तो समतलीय आकृति होने के कारण ये मॉलिक्यूल बिल्कुल समतल रहेगा, प्लेन में रहेगा। जैसे ये कागज़ का प्लेन है पूरा, तो इस पर एज इट इज चिपक जाएगा। तो इस स्थिति में यदि मैं इस कंपाउंड को देखूं तो ये कंपाउंड में अब मेरे को POS लगानी है। तो इस कंपाउंड में POS लगाने के लिए मैं यहाँ से क्या इस कंपाउंड को 2 भागों में डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ से डिवाइड करने के बाद क्या देखा जा रहा है कि इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, और यदि मैं आधे पार्ट को किसी दर्पण पर टच करता हूँ तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड एज इट इज मेरे को मिल जाएगा। तो इसका मतलब इसमें ये वाली POS लग रही है। साथ में यदि मैं यहाँ से इसको 2 भागों में डिवाइड करूँ तो इधर से भी देखने पर ये इसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज, और कार्बन कार्बन डिवाइड हो ही जाएंगे, तो इसमें भी POS लग रही है। मतलब आधा पार्ट पूरे को दिखा देगा दर्पण में, एक दूसरे पर ओवरलैप हो रहे हैं। इसके अलावा एक POS और अवेलेबल है इसमें, और वो POS कौन सी है कि ये पूरा कंपाउंड एक प्लेनर है, समतल कंपाउंड है। समतलीय कंपाउंड होने के कारण यदि मैं इसको यूं काटूं बीच में से, यूं इस तरह से पूरे ही कंपाउंड को, तो आधा H ऊपर आधा H नीचे, ये आधा H ऊपर आधा H नीचे, इसी तरह से कार्बन कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो इस तरह से 2 भागों में बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखते हैं अपन थोड़ा सा कि ये मेरे पास एक कंपाउंड है, यही मॉलिक्यूल है मेरे पास एथीन का। अब इस मॉलिक्यूल में मैं POS यहाँ से लगाता हूँ यूं काटने वाले। तो मान के चलो मैं यहाँ से इसको किसी चीज़ से काट रहा हूँ, तो काटने पर ये क्या है, यहाँ से यूँ कटता चला जाएगा और कटने पर ये 2 भागों में यूँ खुल जाएगा। और 2 भागों में इस तरह से यहाँ पर ये कंपाउंड है, इसमें बिल्कुल प्लेनर कंपाउंड है। देखो एक ही तल में, केवल इसको मैं कागज़ पर रख सकता हूँ, किसी चीज़ पर चिपका सकता हूँ दीवार पर। तो ऐसे
प्लेनर का मतलब ये मान सकते हो तुम एक ऐसा कंपाउंड जिसके सभी कोने ज़मीन को या किसी तल को टच कर जाएं, वो प्लेनर होता है। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, समतल है। अब इसको मैं यहाँ से, इस कंपाउंड को यदि मैं यहाँ से बिल्कुल इस भाग से यूँ काटता जाऊँ तो काटने पर ये दो बिल्कुल बराबर भागों में यूँ डिवाइड हो जाएगा और इस तरह से इसके दो भाग बन जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो एक तरह से, और दोनों पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम होंगे इस तरह से कटने पर, तो इस कारण इसमें ये वाली प्लेन भी लग जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंपाउंड के द्वारा स्वयं प्लेन प्रदर्शित की जाती है। इन मॉलिक्यूलों से वहाँ पर कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन ऐसी प्लेन केवल उन कंपाउंड में होती है जो कंपाउंड प्लेनर होते हैं। तो इस कंपाउंड में एक प्लेन ये वाली लग जाएगी, एक प्लेन यहाँ पर ये वाली लग जाएगी, और एक यूँ इस तरह से काट दिया जाए तो वो वाली प्लेन भी इसमें लग सकती है। तो टोटल इस कंपाउंड में 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हैं। तो ये कंपाउंड प्लेनर है और इसमें 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री उपस्थित है। मान के चलो ये कंपाउंड डिफरेंट टाइप के होते तो वहाँ पर अलग अलग शर्तें होती हैं, लेकिन इसके लिए कोई शर्त नहीं है। यदि कंपाउंड प्लेनर है तो ये वाली प्लेन तो पाई जाएगी ही। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एवरी प्लेनर कंपाउंड हैज मिनिमम 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्रत्येक प्लेनर कंपाउंड कम से कम एक प्लेन ऑफ सिमेट्री जरूर रखता है, ठीक है। तो मिनिमम 1 POS इज प्रेजेंट इन प्लेनर कंपाउंड। प्लेनर कंपाउंड में कम से कम एक प्लेन ऑफ सिमेट्री जरूर उपस्थित होती है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और करते हैं कि क्या वो कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रदर्शित करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे मैं ये एक मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, एल्कीन श्रेणी का ही। अब इस कंपाउंड में यदि हम देखें तो कहाँ कहाँ से प्लेन लग सकती है, तो क्या यहाँ से इसमें प्लेन अवेलेबल है। इस जगह से यदि मैं POS लगाऊँ, ये काल्पनिक रेखा है, तो देखो H और Cl एक दूसरे के मिरर इमेज हो ही नहीं सकते। H और Cl नहीं हो सकते क्योंकि मैं इसके आधे पार्ट को यदि किसी शीशे पर टच करूँगा तो H का H दिखाई देगा मेरे को शीशे में या दर्पण में, और क्लोरीन का क्लोरीन दिखाई देगा। तो ये इस तरह से तो प्लेन बिल्कुल बराबर पार्ट नहीं बन रहे। लेकिन यदि मैं यहाँ से काट के इसको देखता हूँ तो दोनों पार्ट सेम है। H की मिरर इमेज H, Cl की मिरर इमेज Cl, तो यहाँ से ये वाली प्लेन तो इसमें लग रही है। इसके अलावा एक sp2 एक डबल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड sp2 और sp2 होने के कारण ये प्लेनर है, और प्लेनर होने के कारण ये वाली प्लेन इसमें लग जाएगी। तो यहाँ पर कितनी POS प्रेजेंट है, 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर अवेलेबल हैं। और देखते हैं एक कंपाउंड कोई। अब मैं मॉलिक्यूलों को बदलता हूँ, सभी को, एक ब्रोमीन लगा लेता हूँ, एक आयोडीन लगा लेता हूँ। अब ये सभी कंपाउंडों को यदि देखा जाए तो सब डिफरेंट टाइप के कंपाउंड यहाँ पर लगे हुए हैं। अब इस सिचुएशन में यहाँ पर ये वाली प्लेन लग सकती है क्या, नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि ये इसके मिरर इमेज नहीं है। क्या ये वाली प्लेन लगेगी, तो नहीं लगेगी क्योंकि ये भी आपस में मिरर इमेज नहीं है। लेकिन ये प्लेनर कंपाउंड है, sp2 होने के कारण ये वाली प्लेन बड़ी आसानी से इसमें लग जाएगी, और ये वाली प्लेन लगने के कारण इसमें POS तो अवेलेबल है, लेकिन कितना, 1 POS इसमें अवेलेबल है। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड में A बराबर B बराबर C बराबर D है तो 3 POS। यदि A नॉट इक्वल टू B है, B नॉट इक्वल टू C है, लेकिन दोनों में आपस में समानता है तो वहाँ पर 2 हो सकती हैं, और A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C नॉट इक्वल टू D है तो वहाँ पर एक ही POS होगी, और वो प्लेनर वाली POS होगी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन करते हैं कि क्या कंपाउंड में प्लेन है या नहीं है, और कितने प्लेन उसमें अवेलेबल हैं, देखते हैं। देखो इन सभी कंपाउंडों में हमको ये बतानी है कि कितनी प्लेन POS इसमें उपस्थित है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सममिति तल बोला जाता है हिंदी में प्लेन ऑफ सिमेट्री को। तो देखो इस कंपाउंड की यदि अपन बात करें तो यहाँ से तो प्लेन लगेगी नहीं क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाले दोनों ग्रुप अलग अलग हैं। लेकिन यदि मैं यहाँ से एक प्लेन इसमें लगाऊँ तो यहाँ से प्लेन लगाने पर एक प्लेन यहाँ पर अवेलेबल है, 2 बिल्कुल बराबर भाग बन रहे हैं, और ये sp2 और ये वाला जो कार्बन, यहाँ कार्बन है, ये भी 2 सिग्मा 2 इसमें एकल बॉन्ड हो गए और एक डबल बॉन्ड, तो sp2 डबल बॉन्ड देखते ही sp2 संकरण हो जाता है कार्बन पर। तो यहाँ पर एक प्लेन ये वाली भी उसमें अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर POS अवेलेबल है पहली बात तो, और कितने हैं, 2 POS यहाँ पर लग जाएंगे। इस कंपाउंड में देखें तो ये वाली POS तो ये वाला तल तो लग नहीं सकता। क्यों,
क्योंकि इधर ऑक्सीजन है, इधर इसका मिरर इमेज बनेगा ही नहीं। ये वाला भी नहीं लगेगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। तो केवल इसमें ये वाला प्लेन उपस्थित होगा क्योंकि ये ग्रुप भी कैसा है, sp2 यानी प्लेनर है। तो POS अवेलेबल है, लेकिन कितनी है, ओनली 1 POS अवेलेबल है। इस कंपाउंड की मैं बात करूं तो यहाँ पर मिरर इमेज बन जाएगी, तो यहाँ से इसमें POS लग सकती है। ये वाली नहीं लगेगी क्योंकि H और इधर OO अलग अलग ग्रुप आ रहे हैं, और एक प्लेनर वाली लग जाएगी। तो इसमें POS अवेलेबल है और इसमें 2 POS अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ से बिल्कुल सेम कंपाउंड बन रहे हैं, 2 बिल्कुल बराबर भाग बन रहे हैं। इधर H इधर ये दोनों ग्रुप सेम है, लेकिन ये प्लेन नहीं लगेगी, ये वाली लग जाएगी, और एक प्लेनर ये वाली लग जाएगी। तो इसमें भी 2 POS अवेलेबल हैं। इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से ये वाली प्लेन लग जाएगी क्योंकि दोनों बिल्कुल बराबर पार्ट बन रहे हैं दोनों साइड। यहाँ से देखें तो ये दोनों पार्ट भी बिल्कुल बराबर हैं, और इसके अलावा ये प्लेनर कंपाउंड है, तो ये वाली प्लेन भी यहाँ पर लग जाएगी। तो यहाँ पर POS कितनी अवेलेबल है, 3 POS यहाँ पर लग रही हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये वाली प्लेन तो इसमें बड़ी आसानी से लग जाएगी क्योंकि दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है। ये वाली नहीं लग सकती क्योंकि इधर CH2 है, इधर ऑक्सीजन, CH2 ऑक्सीजन, तो ये वाली प्लेन नहीं लगेगी। और डबल बॉन्ड आ रहा है तो प्लेनर कंपाउंड है, ये वाली लग जाएगी। तो यहाँ पर कितनी POS अवेलेबल हैं, 2 POS इस कंपाउंड में अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो ये वाली प्लेन यहाँ पर नहीं लगेगी क्योंकि ऑक्सीजन से इधर CH2 आ रहा है, तो सेम ग्रुप नहीं है। ये वाली प्लेन भी यहाँ नहीं लग सकती क्योंकि ऑक्सीजन और CH2 डिफरेंट ग्रुप हो गए। तो केवल ये वाली प्लेन लगेगी जो कि प्लेनर के कारण है। तो यहाँ पर केवल एक POS अवेलेबल होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्यूमुलिन्स या एलिन्स कंपाउंडों में POS कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये टॉपिक अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में पढ़ चुके हैं कि क्यूमुलिन्स या एलिन्स क्या होती हैं, जिनमें कंटिन्यू डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, डबल ट्रिपल। तो देखो इसमें 2 डबल बॉन्ड आए, 3 बार डबल बॉन्ड आ जाए, 4 बार डबल बॉन्ड आ जाए, कंटिन्यू डबल बॉन्ड यदि चलते हैं तो वो कंपाउंड क्यूमुलिन्स या एलिन्स होती हैं। और इनके बारे में अच्छी तरह से अपन पढ़ चुके थे। मैं थोड़ा सा समझाने का और प्रयास करता हूँ। यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है, इस पर मैंने अभी तुम्हें बताया था 2 डबल और 1 सिंगल आ जाए तो sp2। इस पर 2 कंटिन्यू 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो sp, 1 डबल और 2 सिंगल sp2, 2 डबल बॉन्ड sp, 1 डबल और 2 सिंगल sp2। अब इस सिचुएशन में यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो ये मैं पूरा स्टीरियो केमिस्ट्री में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में बता चुका हूँ, लेकिन टॉपिक को समझने के लिए देखना ज़रूरी है, इसलिए एक बार और बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखना और अच्छे ढंग से समझना है, तो उस लेक्चर पर जाकर भी आप देख सकते हो। देखो ध्यान से, ये वाला जो कार्बन एटम है मेरे पास, यहाँ पर एक S और 2 P कक्षक ऐसे हैं जो संकृत हैं, और एक P कक्षक ऐसा है जो संकृत नहीं है। और जो संकृत हैं वो इस तरह से संकृत कक्षक बना रहे हैं। ये वाला हाइड्रोजन के संग जुड़ा हुआ है, ये वाला इधर से हाइड्रोजन के साथ, और इधर से एक कार्बन के साथ ये अटैच है, ये वाला कार्बन। अब इस कार्बन में एक कक्षक ऐसा है जिसने संकरण में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो P कक्षक है, और उस P कक्षक को मान के चलो मैं यहाँ पर बना देता हूँ कंप्लीट। ये संकृत कक्षक है और ये वाला कैसा है, असंकृत कक्षक। और इस वाले कार्बन की यदि मैं बात करूँ तो इस वाले कार्बन पर sp 2 कक्षक ऐसे हैं जो संकृत हैं। तो ये एक इधर से जो जॉइंट हो गया और एक इधर से दूसरे कार्बन से जॉइंट हो जाएगा, जबकि 2 कक्षक ऐसे हैं जो संकृत नहीं है। तो एक तो मैं इस तरह से बना देता हूँ जो संकृत नहीं है, और दूसरा मैं बना देता हूँ इस तरह से जो संकृत नहीं है। और तीसरा कार्बन sp2 है, इसका मतलब एक S और 2 P यहाँ पर भी संकृत है, तो एक तो इधर से हो जाएगा, एक इधर से और एक इधर से, ये sp2 हो गया। और ये इधर से हाइड्रोजन से अटैच है, ये इधर हाइड्रोजन से अटैच है। और इस कार्बन पर केवल एक P कक्षक ऐसा है जो संकृत नहीं है, तो वो उसको मैं इस तरह से यहाँ पर बना देता हूँ। अब ध्यान से देखने की बात यह है कि ये वाला जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम इस वाले के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा यहाँ पर। और ओवरलैप किस तरह से करेगा, यहाँ से ये पाई बॉन्ड का निर्माण यहाँ पर कर देगा इसके साथ। अब ये मान के चलो pz ऑर्बिटल था या px ऑर्बिटल था, ये सीधा वाला भी px होगा और ये सीधा वाला भी px होगा। और ये जो तिरछा वाला है ये मान के चलो py ऑर्बिटल था। pz ये सिग्मा बॉन्ड बनाने में काम में आ रहे हैं ये वाले। अब मेरे पास
पी एक्स ने पी एक्स से ओवरलैप कर लिया, जो कि एक सही ओवरलैपिंग है, लेकिन यहाँ पर इससे ओवरलैप करने के लिए पी एक्स कक्षक अवेलेबल नहीं है इसके पास, तो इससे ओवरलैप कौन करेगा, पी वाई वाला। तो ये ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, थोड़ी सी उल्टी ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये ओवरलैपिंग थोड़ी सी सही नहीं है, क्योंकि एक तिरछा है और एक सीधा है, मतलब इनकी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए हैं, और परपेंडिकुलर होने के कारण इसको कागज़ के तल पर इस तरह से बनाया जा रहा है। ये इस तरह से बिल्कुल एक यूँ रखा हुआ है, एक यूँ रखा हुआ है, तो दूसरा इसके सापेक्ष यूँ परपेंडिकुलर आ रहे हैं ये 90 डिग्री के एंगल पर। तो ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, और परपेंडिकुलर होने के कारण ये तल थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि ये वाले जो दो हाइड्रोजन हैं और ये वाले जो दो हाइड्रोजन हैं, इनको मैं ए बी सी डी मान लेता हूँ हाइड्रोजन की जगह, चलो। तो ये एक दूसरे से एक साथ सेम प्लेन में नहीं हो सकते अब। और सेम प्लेन में क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ओवरलैपिंग चेंज होने के कारण ये बॉन्ड थोड़ा घूमेगा, और घूमेगा तो इसकी प्लेन बदल जाएगी, मतलब ये वाले जो हाइड्रोजन है ये कागज़ के तल में नहीं आ पाएंगे, ये एक तल से ऊपर और एक तल से नीचे हो जाएगा। मतलब इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि कार्बन कार्बन कार्बन। ये कब लिया मैंने, जब दो डबल बॉन्ड इसमें मैंने लिए हैं। तो एक तो किस तरह से आ जाएगा, तल से ऊपर, इसको मैं एक ग्रुप मान लेता हूँ चलो ए, और एक कैसे आ जाएगा तल से नीचे की ओर बी, और इधर वाले कैसे आएंगे कागज़ के तल में सी और डी। मतलब यहाँ से ये दोनों की प्लेन चेंज हो चुकी है, और प्लेन चेंज हो गई है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ से अब POS किस तरह से लगेगा। तो POS लगाने के लिए मैं इसे थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करता हूँ, तो मैं थोड़ा देखना ध्यान से। देखो जैसे मान के चलो ये मेरे पास एक क्यूमुलिन है, हालांकि इसमें एक ही डबल बॉन्ड है, लेकिन मॉडल बनाने के लिए फिर मेरे को और ज़्यादा माचिस की तीलियाँ अटैच करनी पड़ती, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मान के चलो इसमें डबल बॉन्डों की संख्या एक से ज़्यादा है, तो इसे क्यूमुलिन मान लेना एक बार। यदि इसमें दो डबल बॉन्ड उपस्थित हैं, जैसे मेरे अंगूठे से इसमें दो ही डबल बॉन्ड बन गए एक तरह से, एक अंगूठे से इधर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, एक उधर दिखाई दे रहा है, और अंगूठे को एक कार्बन ही मान के चलो। तो इस सिचुएशन में देखें तो फर्स्ट नंबर जो कार्बन है उसके जो मेरे को दो तीलियां दिखाई दे रही हैं, एक तीली तल से ऊपर की ओर आती हुई दिखाई दे रही है और एक तल से नीचे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि इसमें जो तीलियां हैं माचिस की, वो तीलियां कागज़ के तल पर जा रही है, मतलब ये हाथ पर अटैच हो गई। जबकि इधर वाली तीली में अटैच नहीं कर सकता, एक ऊपर है और एक नीचे गई, एक अंगूठे से एक हाथ से टच हो रही है और दूसरी ऊपर है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो एक तल के ऊपर और नीचे है और एक बिल्कुल प्लेनर हो गई। अब यदि मैं यहाँ पर इसमें प्लेन लगाऊं तो मान के चलो मेरे पास ये सभी ग्रुप डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे ये ए और ये बी और ये सी और ये डी, ये सभी डिफरेंट टाइप के ग्रुप हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर किसी भी प्रकार से POS नहीं लग सकता। क्यों, क्योंकि मान के चलो मैं यहाँ से इसको कट करना चाहूँ, तो यहाँ से कट करने पर क्या होगा, देखो जैसे मैं यहाँ से इसको इन दो तीलियों से यहाँ से कट करूँ तो आधी ऊपर आधी इधर, आधी इधर आधी इधर। आधी का मतलब ये नहीं है कि आधा, जैसे क्लोरीन है तो C ऊपर L नीचे, क्लोरीन ही ऊपर आएगा, क्लोरीन ही नीचे जाएगा। फिर यहाँ से ये पूरा डिवाइड हो ही जाएगा एज इट इज, ये कार्बन भी ये कार्बन भी। लेकिन अब जब यहाँ से ये प्लेन ही हो जाएगा तो ये इधर पूरी माचिस की तीली जाएगी और इधर से ये पूरा ग्रुप इधर जाएगा। तो इस सिचुएशन में ये जो ग्रुप हैं, देखो एक तीली दिखाई दे रही है हमको, दूसरी नहीं दिखाई दे रही, तो ये प्लेन बिल्कुल अलग अलग है। टॉर्सनल एंगल 60 डिग्री का सा दिखाई दे रहा है तुम्हें यहाँ पर, तो वही सेम स्थिति हो जाएगी कि यहाँ से ये दो तो बिल्कुल यूँ कट जाएंगे, जिनको मैं बिल्कुल यूँ बीच में से यूँ यहाँ से काट दूँ और यहाँ से काट दूँ, यहाँ से ये कटता जाएगा, लेकिन इधर ये बिल्कुल अलग ग्रुप और ये अलग। अब ये वाले दोनों ग्रुप यदि सेम नहीं है तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये मिरर इमेज नहीं बनाएंगे और कोई भी POS नहीं लगेगी। हाँ, अब यदि ये होता तो यदि चारों ग्रुप A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C नॉट इक्वल टू D है तो इस सिचुएशन में कोई भी POS इसमें अवेलेबल नहीं होगी क्यूमुलिन में। कब, जब ये डबल बॉन्ड इवन नंबर में प्रेजेंट हैं। अभी मैं केवल सम संख्या वाली सिचुएशन बता रहा हूँ, विषम वाली नहीं बता रहा, ठीक है। अब मान के चलो ये A और B ये दोनों तो यहाँ पर सेम हैं, मतलब A और B दोनों ग्रुप बिल्कुल सेम हैं, लेकिन C और D डिफरेंट टाइप के हैं, ये दोनों अलग हैं, ये दोनों सेम हैं। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, मैं यहाँ की जगह इधर से काटता हूँ, इसको इधर से काटूँ
तो यहाँ से काटने पर क्या होगा, जैसे ये बिल्कुल यूँ इस तरह से यहाँ से मान के चलो दो बिल्कुल भागों में मैं ऐसे यहाँ से काट दूँ तो ये यूँ कटता जाएगा इसमें प्लेन में, और आधा इधर, और इस तरह से ये दो भागों में बढ़ जाएगा यहाँ से भी। अब नीचे जाने पर वही समस्या कि ये कटता हुआ इस तरह से जाएगा तो एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये दोनों ग्रुप सेम लिए थे मैंने, एच एच या कोई भी, तो ये मिरर इमेज बना देंगे, तो इस सिचुएशन में पीओएस आ जाएगी। तो मैं क्या कहूँगा कि ए नॉट इक्वल टू बी बट सी इक्वल टू डी, तो इस सिचुएशन में एक प्लेन यहाँ पर होगी। अब मैं ये कहता हूँ कि इसमें ए बराबर बी है और सी बराबर डी है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ से मैं काटूंगा, मान के चलो इस तरह से प्लेन लगाऊंगा, तो यहाँ से प्लेन लगाने पर ये पूरा ओवरलैप होगा और ये दोनों सेम है, तो एक पीओएस यहाँ से लग जाएगी क्योंकि ये मिरर इमेज बना देंगे नीचे वाले। और यहाँ से यदि मैं इसको काटने का प्रयास करूँ यूँ, तो नीचे वाले भी सेम है तो वो भी मिरर इमेज बना देंगे, तो दो पीओएस यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। तो इस तरह से क्यूमुलिन में हम पीओएस बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो मैं अभी बता रहा था कि यदि इस कंपाउंड में यहाँ से यदि मैं काटूंगा तो इस स्थिति में ये इस तरह से कट जाएंगे, और ये यदि डिफरेंट डिफरेंट है तो नहीं लगेगा, ठीक है, मिरर इमेज नहीं बनाएंगे। तो यदि ए और बी, सी और डी आपस में ए के बराबर बी है और सी के बराबर डी है, तो यहाँ पर कितनी पीओएस लग जाएंगी, दो पीओएस अवेलेबल होंगे। यदि ए बराबर बी और सी नॉट इक्वल टू डी है, या फिर ए नॉट इक्वल टू बी है और सी इक्वल टू डी है, तो इस सिचुएशन में क्या होंगी कि यहाँ पर केवल एक पीओएस अवेलेबल होगी, और ये एक भी ग्रुप सेम नहीं है तो यहाँ पर कोई पीओएस अवेलेबल ही नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब इसमें हम दूसरी देखते हैं, यदि मेरे पास क्यूमुलिन, ये तो कैसी क्यूमुलिन हो गई, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम इक्वल हैं, तो दो हैं यहाँ पर, तो ये इवन क्यूमुलिन है, यानी कि सम। अब मैं विषम में चेक करता हूँ इसको थोड़ा सा, तो विषम क्यूमुलिन में क्या हो जाएगा, अब इस विषम क्यूमुलिन में क्या होता है कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड sp2, यहाँ पर दो डबल बॉन्ड sp, दो डबल बॉन्ड sp, और एक डबल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड sp2। और इसकी स्ट्रक्चर यदि हम बनाते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं हम कि ये कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो एक इधर से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये इधर से सिग्मा बनाएगा, इधर से सिग्मा बनाएगा, इधर से ये हाइड्रोजन इसमें ओवरलैप कर जाएंगे, और एक पी कक्षक ऐसा है जो हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, तो ये इस तरह से आ जाएंगे। अब इसको मैं मान लेता हूँ px। सेकंड कार्बन पर देखते हैं तो sp है, यानी दो पी कक्षक ऐसे हैं जो हाइब्रिडाइज नहीं है, तो एक तो इधर ओवरलैप कर लेगा, एक इधर, ये sp हो गए जो संकृत हैं। दो ऐसे हैं जो संकृत नहीं है, तो उनमें से एक तो ये हो जाएगा और एक हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, इसको मैं px मान लूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास py। तीसरे पर यदि चलते हैं हम, तो तीसरे पर भी क्या होगा कि एक sp है तो एक s और एक p, ये तो इस तरह से हो जाएंगे जो बॉन्ड प्रिपरेशन करेंगे सिग्मा, और दो पी कक्षक इसमें भी ऐसे हैं जो हाइब्रिडाइज नहीं हो रहे, तो इसको भी मैं इस तरह से ले लेता हूँ, ये मेरे पास px हो गया, और एक मैं यहाँ से ले लेता हूँ जो py हो जाएगा मान के चलो। और तीसरा मेरे पास एक और कार्बन एटम है जो sp2 है, तो sp2 में 1 2 3, और ये सभी किससे अटैच हैं, हाइड्रोजन से अटैच हो रहे हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में इसमें केवल एक ही पी कक्षक ऐसा है जो हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, और ये px हो गया। अब यदि ओवरलैपिंग की बात करें, कोलेट्रल ओवरलैपिंग में px और px आपस में ओवरलैप कर लेंगे यहाँ पर, तो बिल्कुल सेम ओवरलैपिंग हो रही है px की px से। यहाँ पर देखें तो py और py दोनों अवेलेबल हैं, तो py से py क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा, और इन दोनों में देखें तो px से px पुनः क्या कर सकता है, ओवरलैप कर सकता है। तो देखो px px, py py, px px बिल्कुल सही ओवरलैपिंग चल रही है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये बी टर्मिनल जो कार्बन है, ये टर्मिनल कार्बन सेम प्लेन में आ जाएंगे, और सेम प्लेन में आने के कारण ये दोनों ग्रुप और ये दोनों ग्रुप बिल्कुल प्लेनर रहेंगे, और प्लेनर रहेंगे तो इस सिचुएशन में यहाँ पर क्या होगी, पीओएस लगने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो अब कितनी पीओएस लग सकती हैं, कैसे पीओएस लग सकती है, तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ इस कंपाउंड की, तो इस कंपाउंड में तीन संभावना है, और तीन संभावना ये प्लेनर है बिल्कुल ये ग्रुप, तो इसको मैं मान लेता हूँ ए, इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको मैं सी मान लेता हूँ, और इसको मैं डी मान लेता हूँ। तो ए इक्वल टू सी, मतलब ए और सी इक्वल हैं एक दूसरे के, और
B इक्वल टू डी है, A इक्वल टू सी है और B इक्वल टू डी है, तो इस सिचुएशन में यहाँ से एक क्या लग सकती है, POS लग सकती है। ये इसका मिरर इमेज बना देगा, ये इसका मिरर इमेज बना देगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये दोनों प्लेनर हैं तो एक ये वाली प्लेन भी लग जाएगी जो बिल्कुल दो भागों में इसको यूं काट देगा। तो इसमें कितनी POS लग जाएंगी, 2 POS, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये कब है ये कंडीशन, जब डबल बॉन्ड ऑड नंबर में हो। क्यूमुलिन में पाए जाने वाले डबल बॉन्ड कैसे हों, ऑड हों, विषम संख्या में हों, ठीक है। अब दूसरी शर्त और POS कैसे लग सकती है, तो दूसरी POS की बात करें, इफ़ A इक्वल टू बी हो, ये दोनों बराबर हों, और C इक्वल टू डी हो, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये दोनों बराबर होने पर इसमें एक POS ये लग जाएगी, तो ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, तो एक तो ये लग सकती है और एक प्लेनर वाली भी लग सकती है। तो इस सिचुएशन में भी कितनी POS अवेलेबल होंगी, यहाँ पर 2 POS अवेलेबल होंगी। और तीसरी बात करते हैं अपन, इफ़ A बराबर B बराबर C बराबर D हो, मतलब चारों ही ग्रुप एक जैसे हो जाएं, तो देखो ये वाली भी लग जाएगी, ये वाली भी लग जाएगी और एक प्लेनर वाली भी लग जाएगी, तो इसमें 3 POS अवेलेबल होंगी। तो अब मेरे पास केवल एक चीज़ ये कहने को है कि यदि मेरे पास कोई इवन क्यूमुलिन है, इवन क्यूमुलिन का मतलब क्या होता है, जिसमें सम संख्या में डबल बॉन्ड हो, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, टर्मिनल कार्बन सेम प्लेन में नहीं होते हैं। टर्मिनल कार्बन जो होते हैं वो सेम प्लेन में नहीं होते हैं, डिफरेंट प्लेन में होते हैं। और यदि ऑड क्यूमुलिन है मेरे पास, तो टर्मिनल कार्बन सेम प्लेन में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, और वहाँ पर अपन पहचानते हैं कि कितनी POS उसमें अवेलेबल होंगी, क्या POS होगी या नहीं होगी, ठीक है। ध्यान से करेंगे इन क्वेश्चनों को हम। तो इन कंपाउंडों में हम POS कैलकुलेट करते हैं। देखो ध्यान से समझने के, सबसे ज़्यादा इमेज इन्हीं कंपाउंडों में करनी है आपको। देखो सबसे पहले नंबर ऑफ डबल बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, 1 2 3। 3 डबल बॉन्ड का मतलब ये क्या हो गया, एक ऑड क्यूमुलिन हो गया, विषम क्यूमुलिन हो गया। और विषम क्यूमुलिन की शर्त हमें याद है कि टर्मिनल कार्बन जो होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं, मतलब HH और ClCl एक ही सीध में होंगे, तल के ऊपर व नीचे नहीं होंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यदि मैं यहाँ से एक प्लेन डालूँ बीचों बीच से, तो इसमें देखो दोनों भाग बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो एक प्लेन तो ये वाली लग जाएगी। दूसरी बात, ये प्लेनर कंपाउंड है, मतलब एक ही तल में सब, तो एक ये वाली लग जाएगी, ये इस तरह से दो भागों में बांटने वाली, इस तरह से खोलने वाली प्लेन, ठीक है। तो इसमें क्या POS अवेलेबल है, और कितनी POS हैं, इसमें 2 POS अवेलेबल होंगी। इस कंपाउंड की बात करें हम, तो 1 2 3, ये भी एक ऑड क्यूमुलिन है। सबसे पहली बात तो ऑड क्यूमुलिन्स है ये। अब इस ऑड क्यूमुलिन्स में क्या होगा कि यहाँ से मैं ये वाली प्लेन नहीं लगा सकता, क्योंकि ये डिफरेंट कंपाउंड हो गए, HBr और ICl। तो फिर दूसरी प्लेन इसमें क्या लग सकती है, तो दूसरी इसमें क्या लगेगी, केवल एक ये वाली लग नहीं सकती इसमें, तो केवल ये वाली शर्त इसमें शेष बच गई, प्लेनर स्वयं वाली। तो इसमें केवल एक ही POS अवेलेबल होगी कि इसको इस तरह से यहाँ से यूँ खोल दिया जाए केवल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, तो 1 2 3, ये भी एक ऑड क्यूमुलिन है, और ऑड होने के कारण टर्मिनल कार्बन, फर्स्ट और लास्ट कार्बन जो है वो एक ही प्लेन में होंगे, और एक ही प्लेन में होने के बाद देखो ये सेम आ रहे हैं बिल्कुल, HH HH, A इक्वल टू B और B इक्वल टू C, तो A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D। और इस सिचुएशन में एक प्लेन तो इसमें ये वाली हो जाएगी, एक ये वाली हो जाएगी, और एक वो बीच में से जो काटने वाली पूरे कंपाउंड को, तो इसमें 3 POS हैं। ये कंपाउंड इस तरह से कटता है, मान के चलो तुम्हारे पास एक ब्रेड की स्लाइस है और बीच में चाकू लगा के तुम उसे बीच में से बिल्कुल काट देते हो, ठीक है। तो इस तरह से दो बिल्कुल सेम भागों में बढ़ जाता है। तो अब इसे मैं बार बार स्लाइस POS भी बोल दूंगा, इस तरह से काटने वाली, जिससे तुम समझ सको। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो सबसे पहले तो ये इवन क्यूमुलिन है, ठीक है। इवन क्यूमुलिन है क्योंकि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 2 हैं इसमें। अब इवन में टर्मिनल कार्बन, फर्स्ट और लास्ट कार्बन सेम में नहीं होते, यानी कि एक इस तल में होगा तो एक ऊपर और एक नीचे की ओर होगा, जैसे मैंने अभी तुम्हें माचिस की तीलियों में भी बताया था। ये कंपाउंड कुछ इस तरह से हमको दिखाई देगा। अब इस कंपाउंड में हम देखें कि मेरे पास क्या थे, ये इवन क्यूमुलिन थी मेरे पास, और इवन क्यूमुलिन में एक H और एक Cl है,
तो मान के चलो ये मेरे पास H है और ये मेरे पास Cl है, ठीक है, और ये भी H और Cl है। अब इस H और Cl को तो मैं यहाँ से यूँ काटता जाऊँ, तो ये तो H नीचे ऊपर नीचे और Cl ऊपर नीचे, यहाँ से बिल्कुल सेम चलेगा। लेकिन यहाँ से पूरी तीली ऊपर की ओर जाएगी H की और पूरी तीली नीचे की ओर जाएगी Cl की, और ये मिरर इमेज नहीं बनाएंगे, और इस सिचुएशन में यहाँ पर POS नहीं हो सकती। तो इस वाले कंपाउंड के लिए मैं क्या कहूँगा कि यहाँ पर POS अवेलेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसमें ही समझने का प्रयास करें कि H और H और Br, तो मान के चलो ये H है और ये H है, और ये वाला एक H है और एक Br है। अब मैं यहाँ से इसे देखो इस तरह से काटने, इसको उल्टा लें, इसको H और इसको Br ले लें, और ये H और H ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको इसी तरह से काटता हूँ, बिल्कुल यहाँ से यूँ ले जाकर, तो H ऊपर और नीचे, Br ऊपर और नीचे, दो बिल्कुल भागों में कट जाएगी, तीली बिल्कुल आधी कर दें, जैसे ब्रेड की स्लाइस करते हैं दो। उसके बाद ये पूरा कटता जाएगा। अब यहाँ से एक H ऊपर और एक H नीचे, तो ये दोनों मिरर इमेज बना देंगे एक दूसरे की, H सेम होने के कारण, तो ये यहाँ पर POS लग जाएगी। मतलब A नॉट इक्वल टू B बट C इक्वल टू D, तो वहाँ पर और इवन नंबर होने पर वहाँ पर क्या आ जाती है कि एक POS अवेलेबल हो जाती है। तो यहाँ पर 1 POS अवेलेबल है। इमेज करना है और समझना है अच्छे ढंग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये इवन नंबर में होगा, तो यहाँ पर इवन नंबर में क्यूबुलिन हो जाएगी। अब इसमें ये चारों इस ग्रुप सेम हो गए, A इक्वल टू B और C इक्वल टू D। तो इस सिचुएशन में क्या होगी कि यदि मैं यहाँ से यूँ काटूँगा, जैसे इसी में देखने का प्रयास करें दोबारा से, तो देखें ये मेरे पास वही एग्जाम्पल जिसमें मेरे पास अब ये दोनों ग्रुप भी सेम और ये दोनों ग्रुप भी मेरे पास क्या आ चुके हैं, सेम। तो यहाँ से यदि मैं इसको यूँ दो भागों में स्लाइस की तरह काटूँ, किसी ब्रेड की स्लाइस की तरह, तो काटने पर क्या होगा कि ये H बिल्कुल बराबर, और H पूरा H ऊपर पूरा H नीचे। इधर से यदि मैं यहाँ से काटूँ कि यहाँ से मैं ब्रेड की स्लाइस की तरह इनको काटूँ इस सिचुएशन से, सेकंड वाली से, तो ब्रेड की स्लाइस की तरह इधर से काटने पर क्या होगा, ये ऊपर नीचे और उधर का भी ऊपर नीचे, और इधर H और इधर H, तो ये दोनों साइड से क्या लगाएगा, POS लगाएगा। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर कितनी POS अवेलेबल हो जाएंगी, 2 POS अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में 1 2 3 मेरे पास 3 डबल बॉन्ड अवेलेबल हैं, यानी कि ये ऑड नंबर में क्यूमुलिन हो गई मेरे पास। और ऑड क्यूमुलिन होने के कारण फर्स्ट एंड टर्मिनल कार्बन कैसे होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, और फर्स्ट और टर्मिनल बिल्कुल सेम होने के कारण क्या होगा, अब इधर से देखें तो ये वाला ग्रुप तो लग नहीं सकता है इसमें, क्यों, क्योंकि H और इधर CH2, Cl और इधर CH2, तो मिरर इमेज नहीं बनेगी। यहाँ से देखें तो H और Cl डिफरेंट आ गए, मिरर इमेज नहीं बनेगी। अब ये प्लेनर कंपाउंड है ऑड होने के कारण, तो इसमें ये स्लाइस की तरह यूँ काटने वाली प्लेन लग जाएगी और इसमें एक POS अवेलेबल हो जाएगी। तो ओनली 1 POS यहाँ पर अवेलेबल होगी। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें हम, तो क्वेश्चन नंबर 8 में HH सेम, HCl सेम, और 1 2 3 4 इवन नंबर में। इवन नंबर होने का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट एंड टर्मिनल कार्बन बिल्कुल डिफरेंट प्लेन में, ये एक ही तल में, ये तल के ऊपर और ये तल के नीचे। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, यूँ लगाऊंगा स्लाइस की तरह, जिससे H ऊपर और H नीचे, Cl ऊपर और Cl नीचे, और यहाँ से ये स्लाइस की तरह नहीं कटेंगे, ये तल के ऊपर और तल के नीचे होने के कारण एक पूरा H ऊपर और पूरा H नीचे, तो मिरर इमेज बना देंगे। तो यहाँ पर एक प्लेन अवेलेबल हो जाएगी। और ये कंपाउंड प्लेनर नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक प्लेन में होंगे और ये डिफरेंट प्लेन में होंगे ऊपर नीचे, तो प्लेनर कंपाउंड नहीं है ये, ठीक है। इवन क्यूमुलिन प्लेनर नहीं होती है, ऑड क्यूमुलिन प्लेनर होती है, ये बात बार बार कह रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें हम, तो क्वेश्चन नंबर 9 में 1 2 3 किस तरह की हो गई, ये एक ऑड क्यूमुलिन हो चुकी है। और ऑड क्यूमुलिन में क्या होगा कि ये दोनों ऑड होने के कारण फर्स्ट एंड टर्मिनल कार्बन सेम प्लेन में आ जाएंगे, और सेम प्लेन में आने का मतलब इसमें एक तो ये वाली POS लग जाएगी, क्यों, CH2 और HH सेम ग्रुप है, मिरर इमेज बनाएंगे। ये वाली नहीं लगेगी क्योंकि डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं, और एक प्लेनर है ये, तो ये वाली लग जाएगी। तो इसमें 2 POS अवेलेबल होंगे। इस कंपाउंड में बात करें हम, तो 1 2 3 डबल बॉन्ड, यानी कि ये भी एक ऑड क्यूमुलिन है, और ऑड होने के कारण फर्स्ट एंड टर्मिनल डिफरेंट
फर्स्ट एंड टर्मिनल सेम प्लेन में होंगे, तो यहाँ से यदि मैं POS लगाऊँ तो सेम ग्रुप है, ये वाली POS इसमें लग जाएगी। इसके अलावा ये वाली नहीं लगेगी क्योंकि ये दोनों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हैं और एक ऑड होने के कारण प्लेनर है, तो ये वाली लग जाएगी। तो इसमें 2 POS अवेलेबल होंगी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में एक डबल बॉन्ड हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम, इसके मध्य में हमें एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। अब इस पर देखते हैं हम कि यहाँ पर ये जो कंपाउंड है मेरे पास, तो इसमें क्या है कि इस कंपाउंड में ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्यूमुलिन नहीं है क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है। इसको एक काम करते हैं, बीच में एक डबल बॉन्ड और ले लेते हैं, इसमें एक डबल बॉन्ड बीच में और ले लेते हैं, तो बीच में ये डबल बॉन्ड इसमें आ गया। ठीक है, कुछ इस तरह से मानो इस कंपाउंड को कि यहाँ से डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड और फिर इसमें ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में अपन देखें 2 डबल बॉन्ड हो गए, तो ये इवन नंबर में हो गए और इवन नंबर मतलब टर्मिनल डिफरेंट डिफरेंट हो गए। अब यहाँ से यदि मैं ध्यान से देखूँ तो ये दोनों डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट, तो A नॉट इक्वल टू B है और C नॉट इक्वल टू D है, तो इस सिचुएशन में यहाँ पर POS होगी ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो ये भी डबल बॉन्ड 2 हैं, इवन नंबर में हो गया ये, और इवन में होने के कारण क्या होगा, अब देखो ये सेम प्लेन में नहीं होगा, प्लेनर नहीं होगा कंपाउंड, तो ये दोनों A इक्वल टू B है और C इक्वल टू D है। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि A इक्वल टू B और C इक्वल टू D, तो यहाँ से एक प्लेन तो इसमें कौन सा लग सकता है कि मैं इधर से इसको प्लेनर मानते हुए काटूँ, तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड एज इट इज ऊपर और एज इट इज नीचे, और यहाँ से ये तल के ऊपर और तल के नीचे हुआ, तो एक O ऊपर जा रहा है, एक O नीचे आ रहा है, और ये कार्बन भी ऊपर नीचे, तो एक तो ये लग जाएगी। अब इसको मैं प्लेनर मानूँ और इसको तल के ऊपर नीचे मानूँ, तो यहाँ से यूँ कट जाएगा, तो O ऊपर O नीचे, ये भी O ऊपर ये नीचे, बिल्कुल बराबर कट जाएगा ये भी, और ये तल के ऊपर ये तल के नीचे, तो आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे, बिल्कुल सेम। तो इसमें 2 POS अवेलेबल होंगी, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ऐसे एग्जाम्पल मैं पहले भी करा चुका हूँ GI में, तो इसको एज ए डबल बॉन्ड मान लिया करो। तो एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड, तो इसमें 3 डबल बॉन्ड हो चुके हैं, और 3 डबल बॉन्ड होने का मतलब ये कैसी हो गई, ऑड, और ऑड का मतलब है कि फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन सेम प्लेन में है, और सेम प्लेन में यदि है तो इस सिचुएशन में S से H मिरर इमेज, Cl से Cl मिरर इमेज, तो यहाँ से एक POS लग जाएगी। ये वाली नहीं लगेगी क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हो गए, और प्लेनर होने के कारण ये लग जाएगी। तो इसमें कितने POS अवेलेबल हो जाएंगे, 2 POS अवेलेबल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो 1 2 3 डबल बॉन्ड है, इसको डबल बॉन्ड मान लिया करो, तो ये एक ऑड क्यूमुलिन हो चुकी है, और ऑड होने के कारण फर्स्ट और लास्ट जो है वो सेम प्लेन में आ जाएंगे। तो एक तो ये लग जाएगी क्योंकि सेम ग्रुप है। यहाँ से देखें तो O और CH2, O और CH2 डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये वाली तो नहीं लगेगी, और एक ये वाली लग जाएगी इसमें, क्योंकि ये प्लेनर कंपाउंड है, ऑड प्लेनर होते हैं, तो 2 POS इसमें अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में 1 और 1 2 डबल बॉन्ड है, तो ये कैसी हो चुकी है, एक इवन नंबर क्यूमुलिन हो चुकी है। और इवन नंबर क्यूमुलिन में क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट सेम प्लेन में नहीं होते, तो इस कारण क्या होगा कि इसको यदि मैं A और B मानूं प्लेन में, जैसे ऊपर वाले केस में किया था, ये क्वेश्चन नंबर 12 में हुआ था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये दोनों, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि इन दोनों को मैं सेम प्लेन में मानूं, तो यहाँ से यूँ काटने पर ये तल के ऊपर और तल के नीचे बिल्कुल बराबर कट जाएंगे, और इसको प्लेनर मानूं, ये तल के ऊपर तल के नीचे, तो यूँ कट जाएंगे। तो इस तरह से इसमें 2 POS अवेलेबल होंगी। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सेम है, बस ग्रुप अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो 1 2 3 ये कैसी हो चुकी है, ऑड क्यूमुलिन हो चुकी है, यानी फर्स्ट और लास्ट जो कार्बन है, जो ग्रुप है, वो एक ही प्लेन में अवेलेबल है। तो इसमें एक POS तो ये लग जाएगी क्योंकि ये प्लेनर है। दूसरी इसमें क्या लग सकती है कि इस तरह से ये ऊपर और नीचे ये दोनों ग्रुप CH2 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 सेम आ रहे हैं, तो ये भी लग जाएगी, और एक प्लेनर होने के कारण ये भी लग सकती है। तो इसमें 3 POS अवेलेबल होंगे। इन क्वेश्चंस को तुम अपने से भी कर सकते हो, एक पॉज लेकर पहले इन क्वेश्चनों को खुद सॉल्व करें और बाद में इनके आंसर चेक करें, ठीक है।